मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के समाजीकरण टॉपिक में से समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण के अर्थ और उसके विभिन्न सोपानों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से समाजीकरण की संस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण की क्रिया को संपन्न करवाता है। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी एवं जटिल है। इस कार्य में अनेक संस्थाएं एवं समूह का योगदान होता है। ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें सिखाती हैं। कभी तो ये एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी होती हैं, तो कभी परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी भी होती हैं। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाएं जैसे कि परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह एवं नातेदारी समूह तथा द्वितीयक संस्थाएं जैसे कि विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठन आदियों का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूह में से जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। यहाँ अब इस वीडियो में हम उन प्रमुख संस्थाओं या समूहों पर चर्चा करेंगे जो समाजीकरण करने में योगदान देते हैं। परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में कार्य करता है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे कौन कौन सी हैं? पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूंकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अतः विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की यह आधारभूत संस्था रही है। जेलिस ने 56 समाजों का मानव शास्त्रीय अध्ययन करके समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका का पता लगाया है। सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व और माता भावात्मक नेतृत्व प्रदान करती है। साधक नेता के रूप में पिता ही खेत एवं व्यवसाय का मालिक होता है। आखेट में अगुआ होता है। सभी शिकायतें उसी के पास आती हैं। वही उनका निर्णय करता है और बच्चों को दंड देता है, उन्हें अनुशासन एवं नियंत्रण में रखता है। परिवार में माता बच्चों के लिए भावात्मक भूमिका निभाती है। वही परिवार में मध्यस्थता कराती है, समझौता करने का कार्य करती है। परिवार में झगड़ों को शांत कराती है, वैमनस्यता को दूर करती है। माता का व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेह में घनिष्ठ, हितैषी और भावपूर्ण होता है। वह उदार एवं दंड न देने वाली होती है। सभी समाजों में पत्नी पति से भावात्मक दृष्टि से बढ़कर होती है। रौब जमाने वाली औरतें समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। पुत्र सदैव पिता के समान और पुत्री मां के समान बनना चाहती है। इस प्रकार बच्चों पर माता पिता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के अन्य सदस्य एवं भाई बहनों का भी बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्यनिष्ठता आदि से बच्चों में भी सद्गुण जन्म लेते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके संपर्क में बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है। वह माँ, बहन और पिता और भाई में लिंग भेद होने में विषम लिंगियों के प्रति समाज में प्रचलित व्यवहारों एवं मूल्यों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से परिवार में छोटी एवं बड़ी सभी आयु के व्यक्ति होते हैं। बड़े छोटों के प्रति अधिकारों का एवं छोटे बड़ों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जिसे बच्चा ग्रहण करता है। अधिकारों एवं दायित्वों का परिवार में सुंदर समन्वय पाया जाता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक पर्यावरण बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक महापुरुषों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनके महान बनने में परिवार का प्रमुख हाथ रहा। परिवार में बच्चा जो कुछ सीखता है उसे पुनः गुड़ियों के खेल में दौरान प्रकट करता है। माता पिता जब उसकी क्रियाओं को अनुरूप पाते हैं तो उसने स्नेह से पुरस्कार करते हैं और विपरीत क्रिया करने पर उन्हें डांटते हैं। पुरस्कार एवं दंड के आधार पर बच्चा उचित एवं अनुचित में भेद करना सीखता है। उसमें नैतिकता का भाव पैदा होता है और वह सही कार्य करना ग्रहण करता है।
परिवार में बच्चों जो कुछ भी सीखते हैं वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। परिवार के सदस्यों में से ही वह किसी को अपना आदर्श चुन लेता है और उनके व्यवहार को उसी प्रकार, अपने व्यवहार को भी उसी प्रकार बनाने का प्रयास वो करता है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार से ही सीखता है। परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि वाले व्यक्ति होते हैं। बच्चा उन सभी के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। अनुकूलन के दौरान उसमें सहिष्णुता का गुण पैदा होता है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण शिशु को दूसरों के व्यवहार को सहन करना पड़ता है। इससे उसमें सहनशीलता पैदा होती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आज्ञाकारिता का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। छोटा होने के कारण उसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना होता है। इससे उसमें आज्ञाकारिता का गुण पैदा होता है। परिवार में ही बच्चा खाना खाना, वस्त्र धारण करना, अभिवादन करना, पूजा पाठ एवं आचरण से संबंधित नियमों को सीखता है। पारिवारिक आदर्शों और मूल्य बच्चे के लिए भी आदर्श और मूल्य बन जाते हैं। परिवार ही उसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। वही उसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलन आदि गुणों को भरता है। इसलिए ही कहा जाता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। बच्चा परिवार का ही प्रतिरूप होता है, किंतु परिवार का बच्चे के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यदि परिवार विघटित है, माता पिता में अनबन एवं तनावपूर्ण संबंध है, माता पिता या भाई बहन अपराधी व्यवहारों में संलग्न है, तो बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल अपराध एवं अपराध से संबंधित अनेक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि माता पिता या भाई बहन अपराधी हैं तो बच्चा उनमें अधिक अपराधी प्रवृत्ति सीख लेता है। कई अपराधी विघटित परिवारों के सदस्य पाए गए जिन्हें बचपन में माता पिता का इसलिए नहीं मिल सका और जिनकी शिक्षा दीक्षा उचित प्रकार से नहीं हुई। टर्मन का मत है कि केवल वे ही बच्चे विवाह को सुपूर्ण बना सकते हैं जिनके माता पिता का पारिवारिक जीवन सुखी था। असंयमी व झगड़ालू माता पिता का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति अनुदारता, घृणा अथवा असहयोग का बच्चों पर अस्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ता है। अधिक दंड देने वाले बच्चे भयभीत, विरोधी एवं विद्रोही हो जाते हैं। उनमें आत्मग्लानि और हीनता के भाव पैदा हो जाते हैं। अधिक स्नेह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। माता पिता और परिवारजनों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों का भी बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दरिद्र व आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित परिवार में व्यक्ति घुटन व वेदना महसूस करता है। संक्षेप में परिवार का परिवेश बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके विचारों, दृष्टिकोणों, आदर्शों एवं मूल्यों पर परिवार की छाप अमिट होती है। यही कारण है कि व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्रीड़ा समूह। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चों के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना उससे सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावना को भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूहों की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों के ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांव में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसियों से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे यह बताते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। नातेदारी समूह।
नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से परिहार या दूरी बरती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिसे वे आत्मसात करते हैं अपने जीवन में। विवाह विवाह का भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। पति पत्नी को आगे चलकर पिता माता, दादा दादी व नानी आदि की परिस्थितियां भी वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक की नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं उसे ग्रहण करनी होती है, आंतरिकृत करनी होती हैं। उपयुक्त प्राथमिक संस्थाओं को अतिरिक्त वर्तमान समय में अनेक द्वितीयक संस्थाएं भी हैं जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम द्वितीयक संस्थाएं किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है, ये आपको पता है। तो किस प्रकार से द्वितीयक संस्थाएं समाजीकरण में योगदान देती हैं उसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आदि को गिनते हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्यपुस्तकों एवं साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई ना कोई अध्यापक उसका मॉडल अवश्य होता है जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है। अध्यापक के आदर्श, विचार, आचरण तथा रहन सहन के ढंग छात्र भी अपनाता है। छात्रावास में एवं कक्षा में वह अन्य सहपाठियों के संपर्क में अनेक बातें सीखता है। पुस्तकों एवं साहित्य से भी वह नवीन ज्ञान अर्जित करता है। उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। वह देश विदेश के समाजों एवं संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही एवं प्रजातांत्रिक शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कार्य करती है। इससे व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा भी जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आर्थिक संस्थाएं आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन करने में समर्थ बनाती हैं। इनके द्वारा हम यह सीखते हैं कि बाजार, बैंक व दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। ये संस्थाएं ही व्यक्ति को व्यावसायिक संघों से परिचित कराती हैं। व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन के भाव पैदा करती हैं। बेईमानी व ईमानदारी के लक्षण भी व्यक्ति इन्हीं संस्थाओं के द्वारा सीखता है। मार्क्स एवं बेवलिन का मत है कि आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन और उसके सामाजिक ढांचे को निर्धारित करती है। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है। ईश्वरीय भय एवं श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अन्य गुणों को ग्रहण करता है। व्यक्ति में पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च में हम किस प्रकार का आचरण करेंगे यह धार्मिक संस्थाएं ही बताती हैं। धर्म ग्रंथ, उपदेशक एवं साधु संतों का प्रभाव भी लोगों के आचरण पर पड़ता है। पाप पुण्य तथा स्वर्ग एवं नरक की धारणा लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती है। धार्मिक भय के कारण ही कई अपराधी, डाकू, हत्यारे एवं क्रूर व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो धार्मिक संस्थाओं का या धर्म का व्यक्ति के समाजीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान है। सांस्कृतिक संस्थाएं आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे कि संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन एवं क्लब आदि व्यक्ति के विकास में योग देती है। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचित होता है और ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देती हैं। व्यवसाय समूह व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क में वह व्यावसायिक ज्ञान में गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। तो अब हमने देखा कि
ज्यों ज्यों बड़ा होता है व्यक्ति, उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता जाता है और वह अनेक संस्थाओं के माध्यम से अपना समाजीकरण करता है। तो बच्चों, आज हमने समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण और संस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में किस प्रकार से एक बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है और किस प्रकार से जीवन पर्यंत उसका समाजीकरण की प्रक्रिया का दौर चलता रहता है, उसके बारे में आपको विस्तार से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।